अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने जैसे कहा था एक सरप्राइज़ दूँगा, तो हियर इज़ अ सरप्राइज़। हुआ ये कि मैंने बीटीसी की अपडेट बनाई थी फॉर फ्यू डेज़ बैक, और वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों के डीएम्स आए कि बहुत अच्छा लगा, एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छी अपडेट थी। तो मैंने कहा यार कि चलो, इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो क्यों ना हम थोड़ी एजुकेशनल कंटेंट की साइड के ऊपर आते हैं थोड़ा-सा। तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो कि लोगों ने नहीं पढ़ी हो या लोगों ने देखी हो, सुनी हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो, उनकी समझ में नहीं आई हो, ना उनके पास, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल नहीं है नेट के ऊपर। तो मैंने कहा यार कि इनको कुछ एज़ अ गिफ्ट दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ जो ये कभी ना भूलें ना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो टॉपिक का नाम है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है वाइकॉफ़। नाउ वाइकॉफ़ इज़ रिलेटेड विद एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सही है? एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के स्कीमेटिक्स होते हैं कुछ वाइकॉफ़ के, वो हम स्टडी करेंगे। पहले मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बना दूँ, देन वो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाती। तो फिर मैंने कहा ऐसे क्यों ना पार्ट 3 या पार्ट 3 पार्ट वीडियो या 4 पार्ट वीडियो या 2 पार्ट वीडियो बनाई जाए। एज़ लॉन्ग एज़ के जो मैं कंटेंट आपको सिखा रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, ये भी ना हो कि वो बिल्कुल बोरिंग हो जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, नो डाउट अबाउट दैट। और इतनी छोटी वीडियो हो कि यार कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिले, आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर देख सको। तो हम इसे तब तक स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हम ऐसे फुली मास्टर नहीं कर लेते। अब उसके लिए 3 पार्ट लगें, 4 पार्ट लगें, 5 पार्ट लगें, 2 पार्ट लगें, इट डिपेंड्स, सही है। तो सबसे पहले हमने स्टडी करनी है वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन की स्कीमेटिक्स, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझना है कि मार्केट के 3 ही ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है मार्केट का अप ट्रेंड, सही है। एक होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड, या मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करती है, ठीक है। वाइक ऑफ एसोसिएटेड है इससे, रेंजेस से, सही है। वाइक ऑफ एसोसिएटेड है रेंजेस से, एक्यूमुलेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सही है। हालांकि ये वाले फेज भी वाइक ऑफ का पार्ट है, लेकिन ये वाइक ऑफ के इफ़ेक्ट्स हैं, ये वाले, ये वाइक ऑफ का कॉज है। अच्छा, इसे थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमें ये स्टडी करना है कि भाई सबसे पहले तो ये 3 ट्रेंड्स हमने एस्टैब्लिश किए कि मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं। अब मार्केट के जो 3 ट्रेंड्स होते हैं, इनमें से मार्केट जो ट्रेंडिंग है वो रिलेटिवली कम होती है, मार्केट कंसोलिडेट ज़्यादा करती है। 75% ऑफ द टाइम या 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज हो रही होती है, और उससे क्या कहते हैं, 30 to 35% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड कर रही होती है, सही है। तो ज़्यादा अरसा जो मार्केट, कोई सी भी मार्केट है, किसी भी एसेट क्लास की मार्केट है, वो ज़्यादातर कंसोलिडेशन में क्या कहते हैं, स्पेंड करती है, सही है। अच्छा, अब वाइकॉफ के साथ सिलसिला क्या है? वाइकॉफ के लिए सबसे पहले हमें ना प्राइस साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा कि वाइकॉफ का मकसद क्या है आखिर, सही है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वाइकॉफ था कौन? वाइकॉफ एक ब्रोकर था 1900 के अंदर। क्या कहते हैं, उसने नोटिस किए कुछ सर्टेन पैटर्न्स, जो कि किस तरीके से जो है आपके मार्केट मेकर्स आपके जो है ना रिटेल को पागल बनाते हैं बेसिकली, और रिटेल को अपना एक्सपेंसिव स्टॉक बेच देते हैं और रिटेल से उसका स्टॉक सस्ते में ख़रीद लेते हैं। तो उसने कहा कि भाई हम जो मॉडल स्टडी करने जा रहे हैं, प्राइस साइकिल, उसने कहा कि भाई सबसे पहले ना एक एरिया आता है जब एक सिग्निफिकेंट डाउन या अप ट्रेंड के बाद मार्केट जो है ना यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू होती है, सही है। यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू होती है। यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल बायर्स जो हैं वो रिटेल से बाय कर रहे होते हैं, सही है। क्या बाय कर रहे होते हैं? रिटेल से बाय कर रहे होते हैं। रिटेल से सस्ते स्टॉक में बाय कर रहा होता है, और रिटेल यहाँ पे कैपिचुलेट कर रहा होता है। रिटेल यहाँ पे अपना सारा माल उनको बेच रहा होता है। रिटेल फियरफुल होता है या यूफोरिक होता है, अगर इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें। तो यहाँ पे रिटेल बहुत डरा हुआ है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है, और दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर क्या कहते हैं, बिगर प्लेयर्स टू बाय द स्टॉक दैट द रिटेल पोजेस ऑन अ डिस्काउंट, सही है। अब आपको पता है कि भाई बड़ी पोजीशंस को फिल होने के लिए टाइम चाहिए, सही है। क्यों टाइम चाहिए? क्योंकि अगर प्राइस, यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, सही है, बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, और मैं यहाँ से मार्केट बाइंग स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने बड़े मार्केट बाइंग स्टार्ट की, प्राइस लेवल के ऊपर आएगी, फ़ौरन यहाँ से मूव हो जाएगी एक बड़े ऑर्डर पे। ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि आपने एक लेवल के ऊपर अपना ऑर्डर लगाया हो, वो आई हो, उसे टच करके वापस चली गई हो, सही है, उसके बाद दोबारा वो रीटेस्ट के लिए ना आई हो,
ऐसा हुआ है? सही है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर बड़े प्लेयर्स एक ही वक्त में बाय करेंगे ना, तो वो मार्केट को फ़ौरन हिला देंगे। सही है। तो मार्केट को फ़ौरन नहीं हिलना है। एक्यूमुलेशन के अंदर वो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर बाय करते हैं। वो बार बार मार्केट की प्राइस को यहाँ पे लेके आते हैं, दोबारा फिल करते हैं अपने स्मॉल ऑर्डर्स, फिर लेके आते हैं, फिर दोबारा स्मॉल ऑर्डर्स फिल करते हैं। इस पूरी रेंज के अंदर वो अपनी जो है ना स्मॉल पोजीशंस करके अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल कर रहे होते हैं। सही है। तो दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रेंज कर रही होती है, क्योंकि चाहे उनको बाइंग करनी हो बड़े प्लेयर्स को या उनको सेलिंग करनी हो, वो उनको पार्ट्स में करनी होती है, उनको स्मॉल ऑर्डर्स के अंदर करनी होती है, जिसकी वजह से मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन के फेज़ के अंदर ही होती है। ट्रेंडिंग डेज़ के अंदर वो कम होती है। ठीक है, चलें इसको हटाते हैं, साइड में करते हैं। अच्छा, तो द आइडिया इज़ दिस कि यहाँ पे जो है ना वो पूरी एक्यूमुलेशन करेंगे मार्केट मेकर्स एक्यूमुलेशन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि यार कि अब जब पूरा सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया, उनकी पोजीशंस फिल हो गई हैं, वो कहेंगे कि द मार्केट इज़ रेडी फॉर अ मार्कअप फेस। क्या फेस? मार्कअप फेस। इसे कहते हैं मार्कअप फेस, कि अब प्राइस के मार्कअप होने का टाइम है, अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई है, सारी सप्लाई ख़त्म हो गई है। अब क्या करती है प्राइस? लीव करती है, प्राइस इस रेंज को लीव करती है। अब इस रेंज के अंदर थे हम, यहाँ पे सारी सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी, मज़ीद सेलिंग आएगी। अब चाहें तो मार्केट मेकर्स जो उन्होंने यहाँ पे सारा एक्यूमुलेट किया था, वो सब सेल करके यहाँ पे निकल जाए, यहाँ पे निकल जाए। बट उन्होंने इतना छोटा सा प्रॉफिट करने के लिए थोड़ी इतनी बड़ी एक्यूमुलेशन की थी। एंड माइंड यू, एक्यूमुलेशन फेजेस जो क्या क्या होते हैं, दे कैन टेक मंथ्स। सही है, समटाइम्स इवन ईयर्स, अगर आप स्टॉक्स के अंदर देखें। और वाइकॉफ की जो थ्योरी है वो भी स्टॉक से ओरिजिनेट हुई है। क्या कहते हैं, क्रिप्टो में तो हम इसे देख लेते हैं, बट जो मेन जो इसका ओरिजिन है वो स्टॉक मार्केट है। सही है। अच्छा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है आपकी फ़र्दर सेलिंग आएगी। अब यहाँ पे फ़र्दर सेलिंग आएगी तो इस सेलिंग को भी एग्जॉस्ट करना है, क्योंकि मार्केट मेकर को यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक नहीं करनी, मार्केट मेकर को मज़ीद मार्कअप करना है, प्राइस को ऊपर लेके जाना है। सही है। तो मार्केट मेकर क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी सेलिंग आएगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि यहाँ की सेलिंग को भी एब्जॉर्ब करने की वजह से हम एक और रेंज फॉर्म करेंगे। सही है, क्योंकि यहाँ पे लोग आके रिटेल उसको सेल कर रहे होंगे, वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, अनटिल और अनलेस यहाँ का भी वो सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट ना कर दें। क्योंकि जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाएगा इस पूरी रेंज के अंदर, तभी मार्केट के पास फर्दर फ्यूल होगा ऊपर जाने के लिए। सही है। तो दिस फेज इज नोन एज रीएक्यूमुलेशन। सही है, दिस फेज इज नोन एज रीएक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन। सही है, ये वाली बात आती है समझ में आपको। यहाँ पे मार्केट मेकर्स एक्यूमुलेट करते हैं, यहाँ पे मार्केट मेकर्स रीएक्यूमुलेट करते हैं, ताकि प्राइस को फर्दर मार्कअप कर सकें। अच्छा, वंस वो रीएक्यूमुलेट करने के बाद एक स्टेज पे पहुंचते हैं, वो बोलते हैं यार हमने तो यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे हमने रीएक्यूमुलेट किया था, तो हमारी तो पोजीशंस हैं अच्छी खासी, तो अब आया है प्रॉफिट लेने का टाइम, प्रॉफिट टेकिंग टाइम। अब जस्ट लाइक कि वो एक टाइम के ऊपर अपना सारा बाय भी नहीं कर सकते थे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन के टाइम पे जब हमने देखा था उनको स्मॉल ऑर्डर्स के अंदर बाय करना पड़ता था, तो उनको प्रॉफिट टेकिंग भी स्मॉल ऑर्डर्स के अंदर करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से मार्केट को एक दफ़ा फिर रेंज करना पड़ता है। लेकिन दिस टाइम ये जो रेंज है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे इस रेंज के अंदर। क्या कर रहे हैं मार्केट मेकर्स? अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। सही है। पोजीशंस क्लोज करने के बाद वो बार बार यहाँ पे हल्का सा सेल करते हैं। एक सेकेंड, मार्केट आती है, हल्का सा सेल करते हैं, मार्केट वापस नीचे जाती है, फिर ऊपर लेके चले जाते हैं,
यहाँ से प्राइस को नीचे गिरने नहीं देते या हल्की सी डिविएशन कर देते हैं, मार्केट फिर ऊपर जाती है, यहाँ पे फिर सेल करते हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर सेल करते हैं। और इस तरीके से अपने मल्टीपल टैप्स की वजह से मल्टीपल टाइम्स जब एक लेवल टेस्ट होता है तो वो बेसिकली यहाँ पे वो अपने सारी सेलिंग है ना, अपनी जो लिमिट है यहाँ पे उनकी सेल लिमिट्स होती हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो बार बार हिट करती है और जितनी दफ़ा वो हिट करती है उतने उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, अंटिल द टाइम उनके सारे ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जब उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एक बात तो आपको याद होगी या आपने पढ़ी होगी, कहीं पे भी पढ़ी होगी कि लिमिट ऑर्डर्स मार्केट को नहीं हिलाते, मार्केट को हिलाते हैं मार्केट ऑर्डर्स। सही है। अ, अब इसकी मैं डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि फिर एक एक चीज़ मुझे बताना पड़ेगा कि हिटिंग द बिड्स क्या होता है, लिफ्टिंग दी ऑफ़र क्या होती है, आपकी बिड आस्क के अंदर अगर आपकी एक बिड है और आपकी आस्क है, प्राइस कभी भी मूव नहीं होगी अगर वहाँ पे एग्रेसिव बायर्स एग्रेसिव सेलर्स नहीं होंगे। सही है। जो कि मार्केट के ऊपर बाय करेंगे ताकि वो या तो बिड्स को फिल करें या ऑफर्स को लिफ्ट करें। कहने का मतलब ये है कि पहले तो उनको जो अपने सारे ऑर्डर्स वो अपने लिमिट सेल लगा के यहाँ पे लिमिट सेल कह रहा हूँ यहाँ पे अपनी इस साइड पे अपनी सारी लॉन्ग्स को क्लोज़ करते हैं वो। सही है। बार बार पैसा के टैप करती है, उनकी लॉन्ग्स क्लोज़ हो रही होती हैं। वंस देख लेते हैं कि यार कि यहाँ पे अब मज़ीद बाइंग नहीं बची, वो क्या करते हैं, मार्केट शॉर्ट करना शुरू करते हैं। यानी अब वो सेल पोजीशन के अंदर एंटर हो गए और जब वो सेल्फ पोजीशन के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे जब बाइंग करने के लिए कोई नहीं होता तो मार्केट सीधा नीचे, इन दैट फेज हम कहते हैं कि मार्केट इज़ रेडी फॉर अ मार्क डाउन फेज। सही है। यानी मार्केट ने इनिशिएशन ले ली है, अब मार्कअप फेज कंप्लीट हो चुका है, मार्केट मेकर की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, मार्केट मेकर्स ने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। नाउ द टाइम इज़ गोइंग टू सेल और मार्केट को रिवर्स ट्रेड करके नया प्रॉफिट बनाया जाए। सही है। तो मार्केट इज़ नाउ रेडी फॉर मार्क डाउन फेज। ये वाली बात आई समझ में आपको? तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने कहा ये आपकी एक्यूमुलेशन है, ये आपकी रीएक्यूमुलेशन है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब प्रॉफिट टेकिंग हो गई, मार्केट मेकर्स हैव नाउ एंटर्ड इनटू अ सेल पोजीशंस और यहाँ पे आपका रिटेल बाय करके बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका रिटेल बाय करके बैठा हुआ है क्योंकि वो यूफोरिक है, बेसिकली सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, ओहो ये तो अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मार्केट मेकर्स टू इनिशिएट द मार्कडाउन फेज। तो मार्कडाउन फेज के अंदर फिर प्राइस आती है। सही है। यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मज़ीद बाइंग होती है। यहाँ पे मज़ीद बाइंग क्यों होती है? क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई नहीं कर रहे थे वो समझ रहे थे वी आर वेरी स्मार्ट। सही है, हम यहाँ पे बाई नहीं कर रहे, हमें इतना पता है कि यार कि यहाँ पे यूफोरिक नहीं होना, वी आर ऑलरेडी एट द टॉप, हम जब रिट्रेसमेंट होगी हम रिट्रेसमेंट को बाय करेंगे। तो अब यहाँ पे हुई रिट्रेसमेंट, वो रेडी बैठे हुए यहाँ पे रिट्रेसमेंट को बाय करने के लिए। अब मार्केट में करने का, अच्छा तुम अपने आप को होशियार समझ रहे हो, अभी तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ। तो रिटेल समझ रहा है कि यार कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय कर रहा है एंड ही इज़ स्मार्ट। मार्केट मेकर्स कहेंगे यार चलो करो, बाइंग करो, तुम्हारी सारी बाइंग मैं एब्जॉर्ब करूँगा। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे अपनी सेल पोजीशंस खोली हैं, यहाँ पे जो मैंने अपनी सेल्स पोजीशंस खोली हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के लिए थोड़ी खोली हैं। सही है। इतनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बायर्स जो मैंने खोले हैं वो इतने से प्रॉफिट के लिए थोड़ी खोले। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा तुम याद करोगे। तो मार्केट यहाँ पे सारी बाइंग एब्जॉर्ब करता है। सही है। वो इससे उठना ही नहीं देता, यहाँ पे अपनी सेल वॉल्स लगा देता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, अब लोग बाय करके ले जाते हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, बाय करते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, बाय करते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, टिल द टाइम सारा बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। सही है। ये वाली बात आई समझ में? दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब कोई बाइंग प्रेशर होता ही नहीं है, मार्केट मेकर कहते हैं अच्छा हो गया, बस हो गया, सारी बाइंग ख़त्म हो गई, ठीक है, मार्केट सेल्स मार्केट को हिलाएंगे, मार्केट ऑर्डर्स हिलाएंगे। लिमिट ऑर्डर प्राइस को नहीं हिलाते। मार्केट सेल इनिशिएट करेंगे, प्राइस ड्रॉप होगी क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं है ना, जिसने बाइंग करनी थी सब ने यहाँ पे कर ली। सही है।
इनफैक्ट यहाँ पे तो इनके सारे क्या कहते हैं स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, और अगर इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा तो इनके स्टॉप लॉसेस कौन से होंगे? सेल ऑर्डर्स होंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी तो मज़ीद इनके सेल ऑर्डर्स इनिशिएट होंगे, सेल ऑर्डर्स इनिशिएट होंगे, मज़ीद प्राइस नीचे जाएगी। सही है। तो फिर हम है ना वापस इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं, एंड देन हमारे पास अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे दूसरी टाइम मार्केट मेकर्स एक्यूमुलेट करें कि नहीं करें। अगर वो नहीं करेंगे, दे डिसाइड किया नहीं हमें नहीं करना, तो जो मार्केट है वो बिल्कुल दोबारा नीचे चली जाएगी। और अगर वो एक्यूमुलेशन होती है, देन अगेन एक्यूमुलेशन, देन अगेन री एक्यूमुलेशन। तो यानी प्राइस मार्कअप होती है, मार्क डाउन होती है। बात आई समझ में? जब मार्केट मेकर डिसाइड करते हैं कि यार कि हमें कब एक सेकेंड, तो इट्स अप टू द मार्केट मेकर्स टू डिसाइड कि कब उनको एक्यूमुलेट करना है। दे एक्यूमुलेट व्हेन द स्टॉक इज़ चीप, एंड व्हेन द स्टॉक इज़ चीप द रिटेल इज़ फेयरफुल, एवरीबडी एल्स इज़ फेयरफुल। वाई दे आर फेयरफुल? वो कहते हैं यार ये तो और नीचे जाएगा, ये तो और नीचे जाएगा, ये तो और नीचे जाएगा। वो मार्केट मेकर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। सही है। यहाँ पे वो एक्यूमुलेट करेंगे, प्राइस फर्दर जाएगी, यहाँ पे री एक्यूमुलेट करेंगे, यहाँ पे री एक्यूमुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। यहाँ पे जब बाइंग एग्जॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे रिटेल की, वो मार्केट को मार्क डाउन फेज इनिशिएट हो जाएगा, मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, सारी उनकी बाइंग को एब्जॉर्ब करेंगे। दिस विल बी नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी वो अपनी सेल्स ओपन कर रहे हैं। सही है। और उसके बाद हम फर्दर पूरा एक नीचे की तरफ एक ड्रॉप आएगा, हम हो सकता है प्रीवियस रेंज लोस को टेस्ट करें और एंड व्हाट नॉट। सही है। तो ये थी आपकी प्राइस साइकिल के भाई, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस मार्कअप फेस में जाती है, मार्क डाउन फेस में जाती है। अब अगर आप नोटिस करें एक्यूमुलेशन को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें यहाँ से जब मार्केट जाती है ना, ये जो एक्यूमुलेशन से री एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन महीनों की हुई होगी, और मार्केट हो सकता है यहाँ से एक्यूमुलेशन के फेज़ में 2 दिन में चली जाए, 3 दिन में चली जाए। सही है ना। तो एक्यूमुलेशन से री एक्यूमुलेशन में इतना टाइम, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है वो प्राइस इतने छोटे से टाइम में ऊपर इतनी ऊपर पहुंच जाती है। तो अगर आप नोटिस करें कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किधर किया, मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक्यूमुलेशन के दौरान, ट्रेंडिंग के दौरान नहीं। जब मार्केट पंप हो रही थी, पंप वो थोड़े से टाइम में हो गई, उसके बाद पंप होने के बाद क्या किया, पंप होने के बाद क्या हुआ, रीएक्यूमुलेशन हुई। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा, मैंने पता नहीं प्रीवियस लेसन्स में भी डिस्कस किया है कि नहीं किया है, कि जब प्राइस पंप होती है ना, जब प्राइस एक रेंज को लीव करती है, रेंज को लीव करने के बाद या तो वो नहीं, मतलब या तो नहीं, मतलब जब वो ऊपर उठती है, वी विल सी कि जब हम एक सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर रीच कर जाते हैं जहाँ पे फर्दर सेलिंग आती है, तो इस फर्दर सेलिंग को एग्जॉस्ट करने के लिए एक रेंज फॉर्म करनी पड़ती है, ताकि इस पूरी रेंज के अंदर इस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जाए, एंड देन मार्केट को जहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना है वहाँ पे जाए। तो आफ्टर एन इम्पल्स मूव, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आफ्टर एन इम्पल्स मूव कंसोलिडेशन आती है, आफ्टर एन इम्पल्स मूव कंसोलिडेशन आती है, आफ्टर एन इम्पल्स मूव कंसोलिडेशन आती है, वो मैं इसलिए कहता हूँ। ये वाली बात है समझ में आपको? तो ये थी प्राइस साइकिल। ठीक है। वाइकॉफ का सिंपल फेस है, एक्यूमुलेट करो, रीएक्यूमुलेट करो। एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट इज़ रेडी फॉर द मूव अप, फॉर द नेक्स्ट लेग अप, फॉर द मूव अप। तो प्राइस को ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद रीएक्यूमुलेशन होगी, रीएक्यूमुलेशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स, नॉट नेसेसरीली कि रीएक्यूमुलेशन हो, वो रीएक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हो सकती है, नॉट नेसेसरीली। और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ऐसा भी पॉसिबल है। सही है। यू नेवर नो व्हाट मार्केट मेकर्स आर डूइंग। सही है। मे बी रीएक्यूमुलेशन ना हो, वो जैसे आप रीएक्यूमुलेशन समझ रहे हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। सही है। उसके कुछ हैं थोड़े बहुत, जिससे एक अंदाज़ा हो जाता है, चीज़ों से पता लग जाता है। वॉल्यूम अगर ओपन इंटरेस्ट वगैरह आप ये सब देखें, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार क्या एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। या आपके पास एडवांस चार्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक एक्सो चार्ट्स होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये मुझे ये बताएं कि भाई आपको प्राइस साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। क्योंकि ये बेसिस है, ये हमें स्टडी करनी थी, ये समझना था कि भाई मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम एक्यूमुलेशन में बिताना होता है। तो अगर आप एक्यूमुलेशन के फेज़ को समझ गए, अगर आप समझ गए कि भाई के मार्केट में एक्यूमुलेशन कब हो रही है,
मार्केट में एक्यूमुलेशन कब हो रही है और आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में री एक्यूमुलेशन के लिए प्राइस ब्रेकआउट करेगी एक्यूमुलेशन से, तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। आप उसको कैपिटलाइज करके इमेंस प्रॉफिट्स, ह्यूज हैंडसम प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट मेकर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अगर मार्केट मेकर्स आपको पता है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ एंटर हो जाओ ना यहाँ पे। आपको पता है प्राइस लीव करेगी मार्कअप के लिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकोगे। तो तो उसके लिए श्योर क्या होना चाहिए, आपको श्योर किस बात पे होना चाहिए? आपको श्योर उस बात पे होना चाहिए क्या ये एक्यूमुलेशन है कि नहीं है। आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है ये एक्यूमुलेशन फेस है कि नहीं है। हर कंसोलिडेशन फेस एक्यूमुलेशन फेस नहीं होगा, सही है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज़ दिस एक्यूमुलेशन और नॉट, और वो हमें सीखना है कि भाई एक्यूमुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार कि वाकई एक्यूमुलेशन हो रही है। ये वाली बात आई समझ में। तो ये था पार्ट 1 जिसके अंदर हमने समझा प्राइस साइकिल को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के अंदर ये पूरा वाइकॉफ का मॉडल स्टडी करेंगे, वाइकॉफ के स्कीमेटिक्स स्टडी करेंगे। वाइकॉफ के दो स्कीमेटिक्स होंगे एक्यूमुलेशन के। एक मेरा पर्सनल फेवरेट, वो तीसरा स्कीमेटिक भी सिखाऊंगा जो कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से मैं आइडेंटिफाई करके आया हूँ। वो स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं अभी भी उस पर स्टैट्स बिल्ड कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यार वो काम करता है कि नहीं करता है। अभी तक तो वो काम करता है, सही है, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूँगा आपके साथ। और देन हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना सीख गए ना मेरे भाई, और हमें पता है कि मार्केट 70 to 80% ऑफ द टाइम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ के अंदर ही रहती है, मतलब रेंजिंग फेज़ के अंदर ही रहती है। चाहे वो एक्यूमुलेशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे री एक्यूमुलेशन हो, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर आप ये वाली बात समझ गए ना, तो ये आपको स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्कीमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ होगा, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके।